जेपी मूवमेंट। पूरे देश की राजनीति में और खासकर बिहार की राजनीति में और विशेष रूप से इस जेपी मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे इतिहास में आजादी के बाद की घटी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना जो है वह जेपी मूवमेंट ही है। इसको स्टूडेंट मूवमेंट भी कहा जाता है। इसके लीडर थे, प्रमुख लीडर, इसको लीड किए थे जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण, जिनको शॉर्ट में पहले बताया था इस बारे में जनता पार्टी राइट चक्कर में, इन्हीं को जेपी कहा जाता है, शॉर्ट में जयप्रकाश जेपी। यह जेपी बिहार के ही थे, शताब्दी आरा के। इनका योगदान भारतीय राजनीति में बहुत जबरदस्त है। इन नेहरू के जमाने से ही समाजवादी नेता थे, प्रखर राज्य समाजवाद के नेता थे, विरोध के विपक्ष के नेता थे। यह एकदम ईमानदार, गांधी जी के विचार से थोड़ा अलग विचार रखने वाले, पूर्णतः गांधीवादी में विचार नहीं करते थे, ये थोड़ा उनका विरोध था गांधी जी से। और एक अलग राजनीति रही, कांग्रेस से अलग। उस समय 1947 में जब से देश आजाद हुआ, इसके पहले से भी कांग्रेस का एक छत्र राज्य था, केंद्र में राज्य में सब जगह। तीनों ने ये थे, जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। ये लोग कुछ ऐसे नेता थे जो कि कांग्रेस के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनसे अलग राजनीति करते थे। ये लोग ये समाजवादी विचारधारा के थे, ये समाजवादी पार्टी के नेता थे, सोशलिस्ट नेता कहते हैं इनको। इन्हें यह आंदोलन 1974 में शुरू हुआ था, जेपी मूवमेंट। यह 1974 में शुरू हुआ था। इसके शुरू होने का एक कारण था, वो कारण यह था कि उस समय अब्दुल गफूर सीएम थे यहाँ पर बिहार में, अब्दुल गफूर। इनमें एक और भी क्वेश्चन है इसके बारे में। बिहार के इतिहास में अब तक एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए, यही 71 से 74 के टाइम में अब्दुल गफूर सीएम थे। यह एकमात्र मुख्यमंत्री थे। इनके बाद जगन्नाथ मिश्रा बने थे। जीके का क्वेश्चन पूछता है, बिहार के एकमात्र मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, 19 अब्दुल गफूर एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री अब तक हुए हैं। उसके बाद कोई उप मुख्यमंत्री भी नहीं हुआ। तो यह इनके सरकार की नीतियों के खिलाफ, यह मतलब कि बेरोजगारी, छात्रों में संतोष, गरीबी वगैरह बहुत सारे मुद्दाओं को लेकर के इनको अब्दुल गफूर से जयप्रकाश को नाराजगी थी इनकी नीतियों से। तो इन्होंने छात्रों को एकत्र किया, युवाओं को एकत्र किया और एक मतलब कि बहुत जबरदस्त एक रैली गांधीनगर में की गई थी 5 जून 1974। इसी दिन उन्होंने पटना के गांधी मैदान में विशाल एक रैली करके एक आह्वान किया था। उस आह्वान को कहते हैं संपूर्ण क्रांति। जैसे संपूर्ण क्रांति ट्रेन चलती है, उन्हीं की याद में कर चलती है। 5 जून को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया। संपूर्ण क्रांति मतलब हो गया ये टोटल रिवॉल्यूशन, टोटल संपूर्ण क्रांति। किस ऐसा संपूर्ण, इसको टोटल रिवॉल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। टोटल, टोटल में सब कुछ आता है। टोटल रिवॉल्यूशन यानी कि उस समय की सरकार के खिलाफ, उस समय के अधिकारियों के खिलाफ, उस समय की व्यवस्था के खिलाफ, उस समय के जितने जो कुछ भी सिस्टम में थे सबके खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने एक आह्वान किया, संपूर्ण क्रांति, मतलब सबका विरोध किया जाए। और यह आंदोलन कुछ हद तक हिंसक भी था, तोड़फोड़ मारपीट भी हुई थी, बहुत लोग गिरफ्तार भी हुए थे। यह मुख्यतः छात्रों का आंदोलन था। इसी आंदोलन की उपज थे आज के नामी गिरामी बहुत सारे बिहार के नेता,
लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी और बहुत सारे, शिवानंद तिवारी, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, नंद किशोर यादव, मतलब आज के बिहार की राजनीति में जितने नेता आपको दिख रहे हैं और सब इसी संपूर्ण क्रांति की ही उपज थे। सभी ने जयप्रकाश नारायण को अपना राजनीतिक गुरु माना था और जयप्रकाश के बताए रास्ते से मूवमेंट शुरू किए थे। बाद में भले ही इनकी विचारधारा अलग हो गई, लोग अपने अपने परिवार, अपने हितों के बारे में सोचने लगे, लेकिन सब लोग अभी भी अपने को समाजवादी नेता करते हैं। हालांकि समाज के नाम पर परिवारवाद का पोषण करते हैं। समाज तो बहुत पीछे हो गया, समाज की जगह परिवार आगे हो गया। अब वो नाम के ही समाजवादी रह गए हैं सिर्फ। अब समाजवादी नाम ही एक व्यंग हो गया राजनीति में। भारतीय राजनीति में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये दोनों उपहास का विषय होकर रह गया है, यह सिर्फ राजनीति के लिए है। तो यहाँ से जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना में एक विशाल रैली किए और आह्वान किए संपूर्ण क्रांति का। इसके बाद देश में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई। हाँ, इस क्रांति की प्रेरणा कहाँ से हुई थी? इसके पहले गुजरात में एक नवनिर्माण आंदोलन हुआ था। गुजरात में भी एक नवनिर्माण आंदोलन हुआ था गैर कांग्रेसी नेताओं के आह्वान पर। स्टूडेंट का भूमिका थी, वह आरक्षण के विरोध में हुआ था गुजरात में। तो गुजरात और बिहार ये दो जगह पर जेपी मूवमेंट का बहुत सारा असर दिखा। उस जमाने में कांग्रेस के विरोध में सबसे अधिक माहौल गर्म हुआ था केंद्र सरकार के। उसमें तो केंद्र राज्य सब जगह कांग्रेस की ही सरकार थी, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, कहीं भी शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा। उत्तर दक्षिण भारत में तमिलनाडु वगैरह में द्रविड़ पार्टियों का सरकार था, एडीएमके कभी डीएमके इन लोगों का। लेकिन उत्तर भारत में पूरे उत्तर, पूर्व, पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत एक दो राज्य छोड़ दिया जाए तो सभी जगह कांग्रेस की ही सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकारों के विरोध में खासकर बिहार और गुजरात में इस आंदोलन का असर दिखा। छात्रों का, युवाओं का गुस्सा था किसके प्रति? केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रति, साथ में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति। अधिकारी हो, कर्मचारी हो, के काम करने के तरीके हो, पूरे सिस्टम, पूरा एंटी एस्टेब्लिशमेंट ये आंदोलन था, इसको कह सकते हैं। तो यह जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया, इस दिन को यहाँ से मूवमेंट शुरू हो गया। अब उसके बाद भी कुछ घटनाएं इस प्रकार घटी। इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी पहली बार। जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार पीएम बनी थी। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। हाँ, जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री पहली बार बनी थी। 71 में लोकसभा चुनाव हुआ था। 71 में लोकसभा चुनाव हुआ, मतलब केंद्र संसद का। इस चुनाव में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो 71 में चुनाव हुआ था। इस चुनाव में इंदिरा गांधी पर आरोप लगा कि सरकारी मशीनरी और अपने पद का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है। ठीक है, इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी, जीती थी। तो एक समाजवादी नेता थे राजनारायण, उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, हारे थे। इंदिरा गांधी ने इनको ही हराया था। इंदिरा गांधी, पूरे घटनाक्रम को समझने से क्लियर रहेगा। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण चुनाव कहाँ हुआ था? रायबरेली में। अभी भी रायबरेली नेहरू गांधी परिवार का गढ़ है। राहुल गांधी शासन राहुल गांधी, यह नेहरू गांधी परिवार का शुरू से गढ़ रहा था इसी वक्त से। तो 1971 में रायबरेली से चुनाव हुआ था लोकसभा का।
इंदिरा गांधी राजनारायण को हराया। राजनारायण ने कोर्ट में केस कर दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया, यह हार गए और हार के चले गए कहाँ? इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है? केस कर दिया। केस में इन्होंने मुख्य मुद्दा क्या उठाया कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव में अपने पद का दुरुपयोग किया, हेलीकॉप्टर, गाड़ी, सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, सर्किट हाउस, ये जितने किस्म की सुविधाएं मिलती है एक प्रधानमंत्री को, सभी सुविधाओं का दुरुपयोग उन्होंने किया अपने चुनाव को जीतने के लिए। और मैं हारता नहीं, मुझे सरकारी मशीनरी का उपयोग करके, दुरुपयोग करके जबरदस्ती हरवाया गया। मेरे कहने का मतलब कि अनफेयर मीन्स गलत तरीकों का यूज करके मुझे हरवाया गया। या राजनारायण ने केस किया, उस चुनाव को ही चुनौती दे दी। केस हुआ तो इस बीच में यह केस चलता रहा और तब तक जयप्रकाश नारायण ने मूवमेंट बना दिया था राज्य के खिलाफ भी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी माहौल बना दिया, क्योंकि उस समय देश में बेरोजगारी, महंगाई बहुत बढ़ी हुई थी। 71 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, भारत में इन्वॉल्व था उसमें। राहुल दूसरा बार बनी थी तब, इंदिरा गांधी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री तब थी बांग्लादेश। तब एक बांग्लादेश नहीं, पहली बार 66 में प्रधानमंत्री बनी थी, तो 71 में वाला युद्ध हुआ था। युद्ध चुनाव के बाद है, चुनाव पहले बाद हुआ था, युद्ध के बाद चुनाव नहीं, युद्ध 3 दिसंबर से शुरू हुआ था, चुनाव पहले हुआ था, युद्ध बाद हुआ था। तो यह चुनाव भी उनका विवाद में आ गया था। इंदिरा गांधी के ऊपर यह आरोप था कि मशीनरी का दुरुपयोग की है, अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो उस समय चुनाव युद्ध जब हुआ था भारत पाकिस्तान का 71 वाला, तो युद्ध के बाद किसी भी देश का जितना कोई कमजोर दोस्त हो, मजबूत देश हो, युद्ध के बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। युद्ध बहुत खर्चीला चीज होता है, युद्ध महंगा चीज है। तो युद्ध के बाद भारत की स्थिति, उसमें भारत ऐसे भी इतना आज की तरह डेवलप संपन्न नहीं था, आज पहले की तुलना में ढेर स्थिति अच्छी है। तो उसमें इतनी सुविधाएं नहीं थी, गरीबी थी, बेरोजगारी और बढ़ गई, महंगाई और बढ़ गई। उस समय महंगाई के ऊपर बहुत सारे फिल्म बने, गाने बने। तो उसमें देश की स्थिति जो थी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई को देखते हुए, और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी चल रहा था, तो पूरे देश में एक इंदिरा गांधी के विरोध में, मतलब उसमें की सरकारों के विरोध में एक माहौल बन गया था। लोग असंतुष्ट थे, न किसान खुश थे, न युवक खुश थे, न छात्र खुश थे, न कर्मचारी खुश थे, सब लोग मतलब कि काफी नाराज थे। तो उसी माहौल में जयप्रकाश नारायण ने एक 25 जून 1975 को देश के सभी प्रमुख नेताओं का 25 1975 दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली की गई थी। उसमें मुख्य वक्ता जयप्रकाश नारायण थे, विपक्ष के बहुत नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जगजीवन राम वगैरह, विपक्ष के चरण सिंह, मोरारजी देसाई, विपक्ष के चंद्रशेखर, जितने बड़े नेता विपक्ष के थे उसमें सब लोग उस रैली में शामिल हुए थे, नई दिल्ली में रामलीला मैदान में। और यह ऐतिहासिक रैली थी। ऐसा रैली लगता आज तक भारत के इतिहास में इतनी बड़ी रैली राजनीतिक नहीं हुई। एजेपी के आवाज में जयप्रकाश सिंह मुख्य वक्ता थे, बाकी लोग अलग थे। संयोग से इसी दिन इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल शुरू हो गए, आपातकाल लग गया। 25 जून 1975 को हुआ था, नहीं 26 को लगी थी, 25 को रैली हुआ था, 26 जून को उन्होंने आपातकाल लगा दिया। ये रैली की सफलता को देखते हुए घबराहट हो गई। इसी बीच में हुआ क्या था, इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो केस चल रहा था इंदिरा चुनाव के विरुद्ध में, उसमें जज थे जगमोहन नारायण सिन्हा, जगमोहन नारायण सिन्हा,
नारायण सिन्हा ये जज थे, जस्टिस। इन्होंने निर्णय सुना दिया इंदिरा गांधी के विरोध में, इंदिरा गांधी के विरोध में निर्णय सुना दिया कि हाँ ये बात सत्य है, राजनारायण का जो आरोप है वो सत्य प्रतीत होता है और इंदिरा गांधी ने अपने 71 के लोकसभा चुनाव में गलत तरीकों का इस्तेमाल करके चुनाव में जीत हासिल की है, इसलिए उनके चुनाव को रद्द किया जाता है। एमपी के रूप में, रायबरेली के एमपी के रूप में उनके चुनाव को रद्द किया जाता है। तो नैतिकता क्या करती है? आप एमपी रहते हुए ना प्रधानमंत्री हैं, पहले एमपी है तब पीएम है, एमपी के रूप में ही चुनाव आपका रद्द कर दिया जाता है, तो आपको नैतिकता क्या कहती है कि प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। यही दबाव जगमोहन नारायण सिन्हा के निर्णय के बाद में यह दबाव पूरे विपक्ष के द्वारा चल, कांग्रेस में भी कुछ नेता थे जो कि उनको समझाए कि आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन संवैधानिक पेच ये है कि संविधान यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य न भी हो, यदि एमपी न भी हो तो 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है। उस 6 माह की अवधि में उसको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। एक लूप होता है, तो सवाल दो किस्म का होता है। उच्च पद पर बैठे लोग जो जिम्मेदारी का पद निर्वहन करते हैं, जिनकी विशिष्ट छवि है, तो आम आदमी नहीं है, उनका विशेष प्रधानमंत्री का पद होता है, उसका एक ऑरा होता है, उसका एक आभा होती है। तो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति से यह अवश्य उम्मीद की जा सकती है कि उच्च नैतिक मूल्यों का वो पालन करें, वो कानूनी लूप होल का फायदा न उठाए। कानूनी लूप होल का फायदा तो हम लोग उठाते उसका दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को जब उसका चुनाव को ही रद्द कर दिया गया है, तो कानूनी लूप होल्स का फायदा उठाकर उस पद पर चिपके रहे, यह ठीक नहीं है। ये इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने भी सलाह दिया था, लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि तो जन्म नहीं हुआ उस समय, हम लोग उसे पूरी घटना याद है। तो इंदिरा गांधी के जो सलाहकार थे उस समय में खासकर विद्याचरण सुख और सिद्धार्थ शंकर रे, उसमें बंगाल के मुख्यमंत्री थे। इन लोगों ने इंदिरा गांधी, बंसीलाल, ये सब कुछ चाटुकार लोग थे, ये लोग ने सलाह दिया कि मैडम आप तो 6 माह तक प्रधानमंत्री रह ही सकती है, 6 माह के अंदर कहीं का सदस्य बन जाइएगा, कहीं चुनाव लड़ करके, आपके लिए कोई इस्तीफा दे देगा, कहीं से उपचुनाव होगा आप लड़ जाइएगा। तो रास्ता बता दिया है। और उस समय इंदिरा गांधी का जो प्रशासन पर पकड़ था वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, और संजय गांधी राजनीति में उभर रहे थे। इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र, राजीव गांधी के छोटे भाई, यानी राहुल गांधी के चाचा, आज प्रियंका गांधी उनके पति संजय गांधी, उनका राजनीति में अवैध रूप से वो दखल करते थे। वो किसी पद पर नहीं थे। संजय गांधी मात्र सांसद थे, अमेठी से चुनाव लड़े थे। तो उन लोगों उनने दबाव दिया अपनी मां पर कि नहीं, पद छोड़ना नहीं है, तो किया क्या जाए, तो आपातकाल लगा दिया जाए। यही आपातकाल, इसका नाम ही आपातकाल, इमरजेंसी। बिहार में फिल्म आई थी पिछले साल इमरजेंसी, कंगना रनौत की, इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी लग गया। इसमें क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स में जीने के अधिकार को छोड़ करके लगभग सभी अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। चलना बोलना सब ठीक था, लेकिन बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स में भी जीने का अधिकार छोड़ करके बाकी सभी राइट्स को प्रतिबंधित कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था। बिना कारण बताए जेल में बंद। मीसा उसमें आया था नियम, ये मीसा, उसमें लालू यादव इंदिरा गांधी के विरोध में थे, जयप्रकाश नारायण के खेमे में थे, यंग नेता थे। उसी समय लालू प्रसाद की एक बेटी हुई थी, उसी का नाम मीसा पड़ा था, है ना, मीसा भारती, लालू की बड़ी बेटी। वो इसी सिंबॉलिक, उस समय लालू यादव इंदिरा के विरोधी थे, और मीसा के नियम लगाता है, इसका फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट।
मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए कानून था। इसमें यह प्रावधान था कि पुलिस प्रशासन को अधिकार होगा कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के बिना कोई सबूत हो न हो सिर्फ शक के आधार पर किसी को पकड़ के बंद कर देगी जेल में। मतलब सीधी सी बात है, राष्ट्र तो व्यक्ति को उठाएगा जेल में। इस प्रावधान ये आपातकाल में सब हुआ था। पत्रकारों को जेल में डाल दिया। जो पत्रकार इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखते थे, कांग्रेस सरकार के खिलाफ लिखते थे, उनको जेल में बंद। पत्र पत्रिकाओं को यह आदेश जारी किया गया, विद्याचरण शुक्ल सूचना प्रसारण मंत्री थे, उन्हें सर्कुलर निकाला था कि कोई भी समाचार पत्र सरकारी अधिकारियों को दिखाए बिना, डीएम या उससे ऊपर के अधिकारी को, मतलब कि जो भी कोई सरकारी अधिकारी को दिखाए बिना वो पेपर छप नहीं सकता है। कल क्या छपेगा और रात को दिखला दीजिए तभी छपेगा। सेंसरशिप कहते हैं उसको। पत्रिका पर सेंसर लग गया था। सरकार विरोधी कोई गाना नहीं बन सकता था, फिल्म नहीं बन सकती थी, कुछ बोल नहीं सकते थे आप। जो कुछ बोले थे सभी बड़े नेता विपक्ष के, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सभी जितने लोग बड़े नेता थे, जयप्रकाश सबको जेल में ठूस दिया गया, सब जेल चले गए। इसी प्रकार यह मूवमेंट हुआ था, जेपी मूवमेंट इसी को कहा जाता है। इसका असर यह हुआ कि बाद में जब 77 में चुनाव हुआ, मार्च 77 में, तो इंदिरा गांधी पूरी तरह से हार गई। उसमें बिहार में 54 सीट होते थे लोकसभा के, 54 में 54 सीट आ गई थी। उत्तर प्रदेश में 85 में 85 सीट आ गई थी। यूपी बिहार बड़े बड़े राज्यों में, यूपी बिहार दो बड़े राज्यों में और भी बहुत राज्यों में एकदम 0 सीट मिला था, तो एक भी सीट नहीं मिला। बुरी तरह हार गई। वही जनता पार्टी की सरकार में मोबाइल सही प्रधानमंत्री बने। वो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी भारत की। यही था जेपी मूवमेंट। जेपी मूवमेंट का तो फायदा यही हुआ कि तत्काल इंदिरा गांधी हार गई, लेकिन बाद में ये लोग आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे और जयप्रकाश नारायण कभी 1979 में मृत्यु हो गई। अब वैसा कोई नेता रहा नहीं, वो पूरा पार्टी चौपट हो गया, सब लोग लड़ने झगड़ने में लगे। बाद में भारतीय जनता पार्टी अलग होकर जनसंघ में लगा के बीजेपी बना दिया और सब पार्टी खत्म हो गया। जेपी मूवमेंट के हिसाब से सबसे उसके बाद फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी 80 में बनी। फिर तो टॉपिक आया था, इंदिरा गांधी 80 में फिर पुनः वापस आ गए, लड़ झगड़ के। ये लोग 2.5 साल में ही गवर्नमेंट को चौपट करती है। फिर 80 में प्रधानमंत्री बनी, 24 में हत्या हो गया। चलिए, यही था जेपी मूवमेंट। आज की जेपी मूवमेंट टॉपिक समाप्त।